जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब शशि शरण के द्वारा लिखित एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक के साथ साथ ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से क्लास 6 का अध्याय नंबर 1 क्या कब कहाँ और कैसे को पढ़ रहे हैं और इसमें से जो है पेज नंबर 4 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पेज नंबर 4 तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पेज नंबर 5 से पढ़ेंगे। और पेज नंबर 4 तक का जितना भी क्वेश्चन बन रहा था वो एनसीईआरटी 360 डिग्री के बुक के क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग पेज नंबर 5 से पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 4 का थोड़ा सा बाकी था, अतीत के बारे में कैसे जाने, ये बाकी था। और क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक का क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका था और क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी 360 डिग्री का बुक जो है उसको फिर देखेंगे, उसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अतीत के बारे में कैसे जाने, इससे पहले के क्लास में हम लोग ये सब का अध्ययन कर चुके हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यानी कि अतीत मतलब जो बीत गया है समय, बीता हुआ समय में जो पुस्तक लिखा गया है उसको ढूंढकर पढ़ना है। उसको अगर पढ़ेंगे तो अतीत के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगा। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ठीक है, जो सबसे प्राचीन काल में जो लिखे आते थे तो हाथ से लिखे आते थे और हाथ से लिखे के कारण उसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों, याद रखना है, प्रायः पांडुलिपि जो लिखा था वो किस में लिखा था, ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। याद रखना ये दो चीज। क्वेश्चन में पूछा था प्राचीन काल में जो पांडुलिपि को लिखे आते थे वो किस में लिखे आते थे, तो किस में लिखे आते थे, ताड़पत्रों में। और कौन सा वृक्ष का छाल से लिखे जाते थे, तो वो क्या नाम याद रखना है, भुर्ज के वृक्ष एक है। और वो भुर्ज का वृक्ष कहाँ पाया जाता था, तो वो हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता था। तो इतना सा याद रखना है। तो हर एक पॉइंट को याद रखना है, माइंड में रखना है। ठीक है, तो लिखी मिलती हैं। आगे क्या है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों की कीड़ों ने खा लिया था। कई सारा पांडुलिपि जो है खा चुका है कीड़े ने, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है, आज भी क्या है, उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। प्रायः ये कहाँ प्राप्त होती हैं, कहाँ मिलता है, तो पांडुलिपि मंदिर में और विहार, यानी कि कई सारे प्रांत जो हैं वो उस क्षेत्र में मिलते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पांडुलिपियों में क्या कैसे कैसे उस समय विज्ञान का तरीका था वो भी मिलती हैं। कैसा औषधि, यानी कि डॉक्टर, अभी तो डॉक्टर हैं तो इलाज करने के लिए डॉक्टर रहते हैं, लेकिन उस समय जड़ी बूटी कौन कौन सा दिया जाता था वो पांडुलिपि में मिलता था। विज्ञान का भी, ठीक है, राजाओं के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, धार्मिक के बारे में, कौन कौन सा मंदिर थे, कौन कौन से भगवान थे, ये सब किस में मिलते हैं, पांडुलिपि में मिलते हैं। पांडुलिपि हाथ से लिखा जाते थे। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में, बहुत सारा किसमें लिखे जाते हैं, कई सारा संस्कृत में, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कौन सी भाषा में, प्राकृत और तमिल में भी लिखे मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, आम लोग जो करते थे प्राकृत भाषा के करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक है, तो कोई स्थान में लेख जो लिखे हैं जो पत्थर में या तो धातु कोई भी धातु रहे उसमें मतलब कठोर सतह में उत्कीर्ण, मतलब कि उसमें उगाया गया है, लिखा गया है। कभी कभी शासक अथवा अन्य
लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। ठीक है, पत्थर में या कोई भी धातु में इसलिए लिखवाते थे राजा लोग, शासक लोग, कि उसको कोई व्यक्ति देख ले और उसको देखने के बाद उसका क्या करें, पालन करें, नियम कानून जैसे हैं। तो अभी तो किस में, कागज है, तो कागज में लिखा जाता है और उसका प्रिंट बहुत स्थान पे भेज दिया जाता है। लेकिन उस समय में किस में, धातु में लिखा जाता था या पत्थर में लिखे जाते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, बहुत सारे राजा स्त्री पुरुष जो हैं, राजा ने तो करवाते ही थे, अपने बारे में लिखवाते ही थे, लेकिन और स्त्री पुरुष जो हैं वो भी अपने कार्य के लिए उसका उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या, शासक जो हैं वो लेखा जोखा किसका करते थे, वो मतलब जो जीत जाते थे, विजेता होते थे, वो मतलब क्या लिखवाते थे कि हम इस राजा को हरा दिए, ऐसे ऐसे हराए। वो किस में लिखवाते थे, वो धातु में या पत्थर में लिखवाते थे, कठोर सतह पे। क्या तुम बात बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, क्या क्या लाभ थे। तो क्या पत्थर, धातु या पत्थर में क्यों लिखवाते थे कि वो अधिक से अधिक समय तक रहे, जल्द नष्ट ना हो। ठीक है, इसलिए वो उसमें लिखवाते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, जो वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो रहता था वो उसको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो पत्थर हैं, मूर्ति हैं, ये सब का अध्ययन करते हैं। कौन, पुरातत्वविद। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे 11-12 का पढ़ेंगे ना, तब उसमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि खुदाई, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये सब जो खुदाई करवाए थे दयाराम साहनी ने, तो वो कैसे कैसे हुआ था वो भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अभी इतना सा बता दिए हैं कि खुदाई भी करते हैं। कौन, पुरातत्वविद, जो खोज करता है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इसमें उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या क्या खाते थे, ये भी पता चलता है। हड्डी, मछली, ये सब जब हड्डी, मछलियों का हड्डी देखता है, ओ ये तो मछली का हड्डी है, इसलिए पता चल जाता था कि ये मछली भी खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जो टुकड़ा बच जाता था ना जल करके भी, तो वो उस रूप में बचे रहते थे। तो ये पेज नंबर 6 का, पेज नंबर 5 का और पेज नंबर 6 का पढ़ लिया है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। किसमें, ये एनसीईआरटी 360 डिग्री के बुक में। तो ये पढ़ चुके हैं। पांडुलिपि निम्न में से किस पेड़ की छाल से, तो ये भुर्ज के पेड़ के छाल से। कहाँ मिलता था, ये हिमालय के पर्वत के क्षेत्र में मिलता था, हिमालय क्षेत्र में मिलता था। ठीक है, अब 15 नंबर, निम्नलिखित में पांडुलिपि प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती हैं, मंदिरों और विहारों में। ये अभी बताया कि पांडुलिपि जो प्राप्त होती हैं वो कहाँ, मंदिरों और विहारों में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान करें। असत्य कथन इसमें कर रहे हैं, तो क्या है, पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। तो सही है,
ठीक है। यह भी पढ़े कि ये सब मिलती हैं पांडुलिपि में। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि यह भी पढ़े। पर प्राकृत भाषा का प्रयोग उच्च वर्णों के लोग करते थे, नहीं, प्राकृत भाषा जो था वो निम्न वर्ग के लोगों ने करते थे, ये तो गलत है। और इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, असत्य असत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो असत्य कौन सा है, 3 है, तो असत्य 3 है, तो ये तो सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। तो असत्य बोल रहे हैं, तो असत्य बी में हो गया। बाकी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे, तो पुरातत्वविद कहलाते थे, ये भी पढ़ चुके हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा कि यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले की है और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। निम्न में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था, ये नहीं पढ़े थे, ये है दिया गया, कहाँ दिया है, यहाँ दिया होगा, ये देखिए, तो ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए, लगभग 2250 वर्ष पूर्व पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये जो दिया गया है ये शिलालेख, तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी, ठीक है। तुम अध्याय 7 में, यानी कि अध्याय 7 में इसका विस्तार से पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर लिखते हैं तो कौन सा लिपि का प्रयोग होता है। जैसे अभी जो हम लोग लिख रहे हैं, ये सब जो पढ़ रहे हैं, ये कौन सा लिपि में है, देवनागरी लिपि में है, ठीक है। नंदी लिपि, देवनागरी लिपि, बहुत सारा लिपि होता है, वो तो साहित्य में पढ़ेंगे, जब साहित्य का पढ़ाएंगे विस्तार से तो उसमें बताएंगे। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामैक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो लिखा गया है ना, तो ये किसमें लिपि में, अरामाइक, यूनानी तथा अरामाइक लिपि में है, ये याद रखना है। और है इसका हाँ, और बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ठीक है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं के पुराना चांदी, ये चांदी पुराना है और ये पात्र है। सिक्का, ठीक है, ये सिक्का है, चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, बहुत भिन्न है, ये चांदी का है, ठीक है। तो ये भी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर क्या पढ़े थे, 18 में। यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले की है और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। निम्न में से किस शासक के द्वारा बनाया गया था, अभी पढ़े, कौन सा शासक था, अशोक था, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, अशोक। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 को बनाने से पहले पेज नंबर 7 को पढ़ना होगा। तो हम लोग किस में थे, पेज नंबर 6 को पढ़ रहे थे, तो पेज नंबर अब 7 तक पढ़ के खत्म करना होगा, ठीक है। सॉरी। तो क्या पुरातत्व, पेज नंबर 6 का पढ़ते हैं पहले, क्या बोल रहे हैं, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं, मतलब पुरातत्वविद को कपड़ों का अवशेष मिलते हैं, देख लेते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, उसी को इतिहासकार कहते हैं। स्रोत को प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत का पता चला, कोई चीज़ अगर वस्तु का मिला, कहीं पर मिला, तो उसके बारे में जानकारी लेना, अतीत के बारे में ग्रहण करना, सोचना, विचारना कि कैसा होगा वस्तु, क्या करता होगा। एक वस्तु को मिलने के बाद मतलब उसमें बहुत सारा माइंड में घुमाना पड़ता है कि इस वस्तु का काम क्या होगा, कार्य क्या होगा, क्योंकि तो वही बोला कि बहुत रोचक हो जाता है, वो वस्तु मिलने के बाद बहुत रोचक हो जाता है सोचने के लिए।
क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जब तक वस्तु नहीं मिलेगा तब तक अतीत के बारे में जानकारी नहीं होगा। इसलिए कोई भी रोचक चीज़ वस्तु मिलने के बाद उसके बारे में क्या अध्ययन किया जाता था, सोचा जाता था। अतीत एक या अनेक, अतीत एक या अनेक होता है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? ठीक है, कि अतीत जो नाम है तो ये इस पर ध्यान दिया है, ये शब्द पर। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। ठीक है, यानी कि अतीत समूहवाचक, ये बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग किया था। तो अतीत जो है इसमें अलग-अलग समूह के लोगों के लिए ये इसका मायने थे, इस नाम का मायने थे। ठीक है, अलग-अलग समूह का। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन अलग-अलग था। ठीक है, तो वो भी अतीत के बारे में ही जान रहे हैं। किसी राजा या रानी के बारे में जानकारी लेना है तो अतीत के बारे में ही जानकारी लेते थे। और किसी गरीब के बारे में लेना है, किसी किसान के बारे में लेना, किसान कैसे रहते थे, वो भी अतीत कहलाएगा। तो इसलिए तथा व्यापारी के बारे में भी जीवन, शिल्पकार के जीवन से बहुत भिन्न था। ये सब क्या अलग-अलग था इसका जीवन शैली। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है, अभी भी वैसे होता है, अलग-अलग स्थान में, अलग-अलग जगह में अलग-अलग उसका रीति रिवाज है। उस समय भी उसी तरह होता था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, तो ये तो दूसरे क्षेत्र का हो गया, अंडमान के बारे में हो गया। लेकिन खुद आप अपने क्षेत्र का देख सकते हैं, बिहार का देख सकते हैं, झारखंड का देख सकते हैं, तमिलनाडु का देख सकते हैं। ठीक है, बंगाल का देख सकते हैं। बिहार और बंगाल का ही तुलना कर लीजिए। बिहार में जो हम लोग क्या दाल भात कोई भी ये सब भोजन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वही जो उधर जो है बंगाल के तरफ में जो है वो उस क्षेत्र में क्या करते थे, मतलब मछली हमेशा होना ही चाहिए, मतलब भोजन ही अलग है वहाँ का और यहाँ का। ठीक है, और हमारे बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में प्रसिद्ध क्या है, लिट्टी चोखा। लेकिन वही झारखंड में क्या, वो वहाँ पर उस क्षेत्र में अलग, वहाँ पर लिट्टी चोखा का उतना मांग नहीं है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने का मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। जानकारी तो बहुत कुछ मिल चुका है इतिहास को जान करके, अतीत को पढ़ करके, लेकिन फिर भी पूरी तरह से जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि उस समय में ये सब के अतिरिक्त और भी कुछ होता था। ठीक है, तिथियों का मतलब। अब तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। ठीक है, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ये वर्ष की जब तुलना किया जाता था वो ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ठीक है, यानी कि कहा था कि ईसा मसीह के जन्म के बाद से ईस्वी कहा गया और ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले समय को ईसा पूर्व कहा गया।
इसको इंग्लिश, ईसा पूर्व को इंग्लिश से BC कहा जाता है और ईस्वी को इंग्लिश से AD कहा जाता है। तो वही, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद है, ठीक है, से है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म 2000 अगर 2000 ईस्वी, जैसे अभी 2026 है, 2026 जो है 2026 वर्ष ईसा मसीह के जन्म के दिन हो गया है। अभी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा से पहले, ईसा पूर्व के रूप में याद रखना। ईसा पूर्व को इंग्लिश से BC और ईस्वी को इंग्लिश से AD कहा जाता है, जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आरंभिक बिंदु को क्या मानेंगे? 2000, उसके बाद क्या उसका उल्लेख करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 7 हो गया। अब ये इतिहास और तिथियों के बारे में कुछ दिया गया है, ये भी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी में जो भी बताया वही सब दिया है। अंग्रेजी में BC, ठीक है, जो ईसा पूर्व है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? BC। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं इसलिए पहले बता दिया। तो आप लोग अगर एक शुरू ही किए हैं NCERT बुक पढ़ना तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं और इंग्लिश में BC कहते हैं। का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है, होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, तिथि से पहले क्या? AD, हिंदी में इसको ईस्वी कहते हैं, ठीक है, AD को हिंदी में ईस्वी कहते हैं। लिख और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? देखिए, लिखा पाती हो या एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो है उसको क्या कहते हैं? AD। कभी कभी AD के जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है, ये भी होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, ठीक है, CE का अक्षर का क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तिथि के बारे में क्वेश्चन BPSC में भी पूछ दिया था। ठीक है, तो ये जो है क्या कहा कि CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा कहते हैं, C कॉमन और A एरा, तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, वही मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्यतः हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, 200 वर्ष पूर्व ही इसका आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले, ठीक है। अंग्रेजी में कि इसका प्रयोग क्या होता है? क्या होता है? BP, यानी कि बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले। जैसे ईसा पूर्व को ही इंग्लिश में बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, ठीक है। अब पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये क्लास 6 का चैप्टर NCERT बुक का कंप्लीट हो गया। अब NCERT 360 डिग्री का जो क्वेश्चन दिया गया है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 तो देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर, निम्नलिखित में सही कथनों का चयन करें, ठीक है, सही कथन का चयन करना है। प्राचीन काल में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था, ठीक है। सही कथन को चुनने के लिए बोल रहा है। क्या भिन्न था? सही, भिन्न था, अलग था। राजा रानी का कुछ अलग था जो भी पढ़े, कृषक का कुछ अलग था, धान जो मतलब रानी का, पशुपालक का अलग था, व्यापारी का भी अलग था। तो ये पढ़ चुके हैं। और दूसरा नंबर ये सही है। अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछली पकड़कर शिकार करके प्राप्त करते थे, ये भी सही है। क्योंकि अभी पढ़े हैं कि अंडमान निकोबार में उधर क्या करते थे? मछली का, अभी भी मछली पकड़ करके उसका शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते थे। अब 3 में
3 में क्या दिया है, ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथियां ईसा पूर्व देखिए के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ तो गलत बता रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, पहले अगर बोलता तो ईसा पूर्व कहते, लेकिन बाद बोला तो बाद में क्या कहते हैं, बाद में क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में एडी कहते हैं, और ईसा पूर्व का इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं, ठीक है। और बीसी को बीसीई भी कहते हैं। अब यह तो गलत है क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी कहते हैं, यहाँ ईसा पूर्व दे दिया तो ये गलत है। तो ये 3 नंबर का रॉन्ग है। अब 4 नंबर में देखिए, शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये तो सही है। इस शहरों में लोग अपना खाद्य भोजन प्राप्त करने के लिए किस पर, अपने खुद से तो वो भोजन कर नहीं पाता है, अपना भोजन को मतलब किसान तो नहीं है जो कि अपना खेत में उगा सके, लेकिन वो किसी दूसरे बाजार से, मार्केट से खाद्य पदार्थ को लाते थे और वो लाते हैं और उसको खाते हैं बना करके, खुद से बनाते हैं लेकिन वो किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 भी सही है। तो 1, 2 और 4 3 गलत हैं। तो 1, 2 और 4 किसमें है, 3 गलत है, 1, 2, 4 इसमें है, सी में। तो ये सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे ईसाई धर्म के, ईसा मसीह थे, अभी पढ़े। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले को क्या कहते हैं, बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या कहते हैं, एडी, ये भी याद रखना है। तो 20 नंबर हो गया। ये पढ़ने का जरूरत है नहीं है क्योंकि ये पढ़ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा, निम्न में से वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि के से की जाती है, किसके, ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के बाद से ईस्वी कहेंगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे। तो ये तो हम लोग अभी एनसीईआरटी बुक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक जो अगर अध्ययन कर लिए हैं तो ये बुक कुछ नहीं है, ये जितना भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दे दे, वो क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। तो इसका डिस्कस पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्कस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये था क्लास 6 का पहला अध्याय, समाप्त हो गया आज। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्याय नंबर 2, ये क्लास 6 का ही है, अध्याय नंबर 2 से प्रारंभ करेंगे, जो कि इसका भी एनसीईआरटी बुक का भी अध्याय नंबर 2 का, क्लास 6 का अध्याय नंबर 2 का इसमें डाल देंगे, और फिर उसको पहले पढ़ा करके उसके बाद फिर एनसीईआरटी 360 डिग्री के बुक को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।